Hello and welcome to Study Smart IAS PCS. I hope you all are doing well. क्वालिटी बूस्ट करने की पूरी है तैयारी हमारी और उसी श्रृंखला में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, तभी आप इस लेक्चर पे आएंगे। अदरवाइज पहले उस लेक्चर को पूरा कीजिए, देन कम हियर। सिटीजनशिप, नागरिकता। कौन होता है सिटीजन? जो व्यक्ति किसी देश का कानूनी सदस्य हो, कानूनी सदस्य, सिर्फ सदस्य नहीं, कानूनी सदस्य हो। और सिटीजन के क्या मतलब, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सिटीजन को किसी दूसरे से? सिटीजन के पास राइट्स होंगे और राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज होंगी। आसान भाषा में सिटीजन इज इक्वल्स टू उस देश का अपना आदमी। अच्छा, तो सिटीजन होगा तो इसका मतलब कोई एलियन भी होगा। अब ये एलियन वो जादू नहीं है, मतलब जादू भी एलियन है, पर ये एलियन वो जादू नहीं है। एलियंस वो हैं जो इंडिया के नागरिक नहीं हैं, मेहमान हैं। सिटीजन्स होते हैं पूर्ण सदस्य, एलियंस होते हैं मेहमान, मतलब विदेशी हैं। वो भारत में रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लीगली, कानून के हिसाब से। अब आप कहेंगे नहीं मैम इलीगली भी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं करेंगे अभी हम, लेकिन उनके पास सभी अधिकार नहीं होंगे। अच्छा मैम, सभी अधिकार नहीं होंगे तो क्या कुछ होंगे? हाँ जी बिल्कुल, कुछ होंगे। अब हम पूरे फंडामेंटल राइट्स अभी पढ़ेंगे ही, तो सिंपल सी बात एक याद रखना, 15 से शुरू कर लो, ठीक है? मतलब कोई भी इंडियंस जो हैं, जो सिर्फ इंडियंस के पास हैं अधिकार, मतलब इनको छोड़ के उनके पास अधिकार होंगे। 15 के बाद 16 आता है, 16-19 तो याद हो ही जाएगा, फिर 29-30, ये सिर्फ इंडियंस के पास अधिकार होंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे देखो, ये सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं कोई। अब 15-16 अभी इन सबको आपको भी याद हो जाएंगे, इस लेक्चर में आ जाइए, तो थोड़ा धैर्य बांध के बैठिएगा। अभी नहीं बताया मैम ने, कोई बात नहीं। आप वोट कर सकते हैं लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। आप खुद बन सकते हैं, विधायक बनना ही है, मैंने बताया था, सांसद या विधायक बन के जाना है अगर पेपर नहीं क्लियर होता है तो। और ये आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अच्छा, एक नोट यहाँ दिया हुआ है, इंडिया में अगर आप बर्थ से सिटीजन हैं या फिर नेचुरलाइज्ड है, वो भी पढ़ेंगे अभी हम, तभी आप दोनों तरीके से आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। पर यूएसए में ओनली बाय बर्थ बन सकते हैं, मतलब आप पैदा हुए हैं वहाँ पे, तो मतलब सिटीजन बाय बर्थ हैं तो ही आप वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर, इसमें इतना कुछ 3 पेज है नहीं। अब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कैटेगरीज आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? अभी आर्टिकल्स में 4 कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, और वो पर्सन्स जो इंडियन सिटीजन्स बने थे जब हमारा गणतंत्र दिवस जहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे करके याद कर लिया करो। तो बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो आर्टिकल 5 उन सिटीजन्स की बात करता है, उस दिन भारत का नागरिक कौन होगा, किस दिन, इस दिन, ठीक है? कौन होगा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर मैं बता देती हूँ, जो इंडिया में पैदा हुआ है, जिसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर जो कम से कम 5 साल तक, 5 इयर्स तक, आर्टिकल 5 और 5 साल रिलेट कर लेना। कई बार बहुत बकवास क्वेश्चन बनाना होगा तो वो लिमिट पूछ लेगा। तो 5 इयर्स तक भारत में रहा हो, वो बन सकता है यहाँ पे। आर्टिकल 6 बात करता है पाकिस्तान की। 47 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से इंडिया लोग आए थे, उनके लिए नियम यहाँ पे दिए गए थे। तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गए थे, वो तो सीधा नागरिक बन गए थे। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उनको फिर एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। आर्टिकल 7 कहता है जो लोग पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए, अब कुछ तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इंडिया आ गए होंगे, कुछ क्या होगा, क्या पाकिस्तान चले गए होंगे लेकिन फिर वो अब इंडिया वापस आना चाहते हैं, तो वो स्वतः नागरिक नहीं होंगे, उनको परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, क्लियर जो अनुमति होती है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे 8 में क्या होगा, वो विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग, उस टाइम पे ऐसा भी तो होगा, कुछ लोग विदेश में रह रहे होंगे, तो अगर वो वहां भारतीय दूतावास कॉन्सुलेट में रजिस्टर करा लेंगे तो उनको यहाँ माना जाएगा सिंपली, ठीक है? तो किसे नागरिक माना जाएगा? ये पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान जाकर लौट के आने वाले, और विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। ये टेबल ये बताता है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। और यहाँ पे वो 5 इयर्स वाली एक लिमिट थोड़ी सी याद रख सकते हो। इतना तो डिफिकल्ट नहीं पूछ लिया कुछ कि याद नहीं रहेगा, या इसके लिए कुछ अलग से चीजें लगेंगी। 2 बार रिवाइज करना है, वीडियो पॉज करके भी चीजें रिवाइज करनी है, गारंटी दे रही हूँ याद हो जाएगा। एक एक्ट है जो सिटीजनशिप को गवर्न करता है, एक्ट ऑफ 1955। देखो, पृष्ठभूमि क्या है, मैंने आपको बताया, संविधान के आर्टिकल 5 से
11 में नागरिकता की बात की हुई है, ठीक है। जितने भी सिटीजनशिप से जुड़े नियम है वो इसमें दिए गए हैं। इन्हीं आर्टिकल्स के आधार पे, अब कानून पहले नहीं बनता, पहले आर्टिकल्स हैं संविधान में, उसके आधार पे यहाँ पे कानून बनाया हुआ है। अब इस एक्ट के हिसाब से यहाँ तो आपको पता चल गया, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कुछ खास चीजें डिफाइंड नहीं है। अब इस एक्ट के हिसाब से किसको मिल सकती है नागरिकता, उसके हैं 5 तरीके मेनली। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी। पहली चीज तो आप देखना यहाँ पे 5 तरीके जो हैं उनकी ट्रिक है BDRNI, गेन करने के सिटीजनशिप। मतलब बाय बर्थ आप सिटीजनशिप गेन कर सकते हो। अब इसमें अलग अलग पेज हैं, कोई जरूरत नहीं डिटेल में जाने की। जैसे 1950 से 1987 तक भारत में जन्मा हर बच्चा इंडियन माना जाएगा। फिर 1987 के बाद से 2004 में जो इंडिया में बच्चे का जन्म हुआ है, कम से कम एक माता पिता उनका जो है इंडियन है। और 2004 के बाद से तो रूल्स चेंज हो रहे हैं ना, तो इतने आप याद नहीं रख सकते हैं, पर सुन लीजिए फिर भी। 2004 के बाद से जन्म भारत में हुआ हो और पेरेंट्स में से एक नागरिक हो और दूसरा गैर कानूनी प्रवासी ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि माइग्रेंट बैठा है कोई यहाँ पे, उससे शादी कर ले, ठीक है। वो एक बहुत ही फेमस केस आपके दिमाग में आ ही रहा होगा ऐसे। तो बाय डिसेंट, वंश से, मतलब बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, उसके मम्मी पापा इंडियन हैं, तो वो भी इंडियन माना जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा उसके लिए, BDRNI रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 11 साल, पिछले 14 सालों में से लगातार, मतलब टोटल 11 साल रह चुका हो, तो वो नेचुरलाइजेशन के लिए आवेदन कर सकता है, ही और शी इज एलिजिबल। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जाहिर सी बात है, अब कल हम पाकिस्तान ले आएंगे यहाँ पे, 2 दिन में ला सकते हैं पाकिस्तान वैसे तो यहाँ पे। तो जैसे 1961 में गोवा को ले आए थे, तो वो सारे के सारे इंडियंस बन जाएंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं, असम अकॉर्ड वगैरह, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नहीं था देखना है। लॉस कैसे हो सकता है, नागरिकता छीनने का तरीका क्या है, छीनने का नहीं, छीनने का तरीका, RTD, रेनेंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन, त्याग, समाप्ति, वंचित करना। नाम से पता चल रहा होगा। आपने कहा हमको तो भैया कनाडा जाना है, सिंगर बनेंगे हम, तो वहीं जाके वहीं से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ के विधायक नहीं बनेंगे हम, तो आप छोड़ दीजिए अपनी नागरिकता, चले जाइए। टर्मिनेशन, कोई और नागरिकता आपने इस बार बोला भी नहीं जाके और डायरेक्ट वहां जाके रहने लग गए, वहां की नागरिकता ले ली, तो यहाँ की कैंसिल हो जाएगी। अब डेप्रिवेशन, सरकार कुछ कारणों से आपको आपकी नागरिकता छीन भी लेगी, कि आप गाने तो बना रहे हैं हिंदुस्तान में, गुणगान गा रहे हैं कहीं और के, तो हो सकता है छीन ले आपकी नागरिकता, ठीक है। अब बहुत सारे ना यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं। 1986 का है एक अमेंडमेंट, 2003 का है एक अमेंडमेंट, इसमें इलीगल माइग्रेंट वगैरह पे हुआ था। 2005 2015 का अमेंडमेंट रहा, OCI PIO को मिला के ना इकट्ठा OCI कार्ड होल्डर बना दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2019 का रहा था, बड़ी डिबेट हुई थी इस पे, CAA अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें 3 देशों से आए, वो 3 देश कौन से थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इनसे आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनके शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान था। शर्त ये थी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इनको भारत आए हुए होना चाहिए, ठीक है। मुसलमान शरणार्थी को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसी बात पे बहुत बवाल भी हुआ था। याद रखना है बस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और कुछ ऐसा खास आपसे नहीं पूछ लेगा कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि क्या पूछ लिया हमसे, ठीक है। जो बता दी बातें बता दी बस, फुल मार्क्स बता दिए आएंगे तो आएंगे बस, फिर याद रखना। समझ गए, चलिए। यहाँ पे एक टर्म दी हुई है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नाम में सिटीजनशिप है लेकिन एक्चुअली सिटीजनशिप नहीं है, नाम के सिटीजन है बस, बनते ज्यादा है अपने आप को, ऐसे मान लो। स्पेशल कार्ड होता है, अब OCI कार्ड होता है, लाइफ लॉन्ग वीजा टाइप है। अभी एक छोटा सा डायग्राम नीचे बनाया हुआ है मैंने, उससे सब क्लियर हो जाएगा आपको, फिर आप देखना मेरे ही गुणगान का, ठीक है। सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ने एक कमिटी स्टैब्लिश की थी, ये LM सिंघवी जी थे। सिंघवी टाइप नहीं लोग होते हैं जैसे मूवीज में दिखाते थे, रायजादा, सिंघवी, शेखावत, ऐसे, तो ये ओवरसीज रहते थे, तो इन्होंने इसके ऊपर बात कर ली, ऐसे याद कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही देखती है, आप जानते हैं सब। आर्टिकल 9 कहता है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं है यहाँ पे, जैसे अमेरिका में है ना, आप स्टेट के भी हो और वहां के भी हो, आप सिर्फ एक ही सिटीजन हो। अब है क्या, OCI जो है बेसिकली, ये यहाँ पे आपको एक टेबल यहाँ हमने बना दिया आप लोगों के लिए कंपैरिजन का, कौन होता है OCI,
ठीक है, ये पूरी राम कहानी यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आप ये याद रखिएगा, अब ये पूछेगा तो आपसे है नहीं पीओआई, क्योंकि खत्म हो गया है। तो ये क्वेश्चन पीसीएस में एक बार आ चुका है कि कितने साल रेसिडेंट होना चाहिए कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे, तो उसका आंसर 7 साल था। आपने घटना चक्र में पढ़ा होगा, ग्रंथ में पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन वैसे मेरे हिसाब से अब नहीं आएगा, पर आएगा तो देखो दिया हुआ है ना आंखों के आगे। अब क्या है कि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में ये सारी चीजें थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। ये कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, एनआरआई वर्सेस ओसीआई वर्सेस पीआईओ। तो ये आप एनआरआई आपको पता है नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, ओसीआई और पीआईओ अब मर्ज हो गया है ओसीआई में पीआईओ, ठीक है। तो आप सिंपल सी एक भाषा में समझो, एनआरआई कौन है, ये रहा देखो। एनआरआई कौन है? एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन है, इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर 182 दिन से ज्यादा रह रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नया क्वेश्चन बन सकता है ना, बिल्कुल अब तक नहीं आया ये क्वेश्चन। जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। भारत में इसके अधिकार क्या हैं? ये देखो, आप अधिकार देख लो पहले। अधिकार है, पासपोर्ट इंडियन है, बस रेसिडेंस फॉरेन है, ठीक है। तो लाइफ लॉ, ये वोटिंग राइट्स हैं इनके पास, पूरे सारे राइट्स हैं सिटीजन्स के, लेकिन बस बाहर रहते हैं। ओसीआई क्या है? ये पीआईओ, पीआईओ क्या है? पीआईओ अब ओसीआई में मर्ज हो चुका है। ये है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें फॉरेन सिटीजन होते थे पहले, एक्सेप्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, जिनके माता पिता या दादा दादी इंडिया में जन्मे थे। पहले 15 साल का वीजा मिलता था, अब इसको ओसीआई में मिला दिया गया है, तो ऐसा कुछ हमें अब देखना नहीं है, छोड़ दो इसे। ओसीआई देखें तो ओवरसीज सिटीजन है, ये पासपोर्ट इनका फॉरेन है पर इनकी जड़ें हिंदुस्तानी हैं। लाइफ लॉन्ग वीजा है इनके पास, ये आके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जॉब, पॉलिटिकल राइट्स इनके पास नहीं है। बस यहां से याद कर लो, ये पढ़ लो, पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम कहानी जो मैंने बताई है आपको, देखो 15 साल का वीजा मिलता था, अब नहीं पूछेगा आपसे, 182 दिन याद रखना, ठीक है। एनआरआई वाला 182, ठीक है। और बाकी राम कहानी है ये ऊपर अपना, इसको पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत है नहीं मुझे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। भाई इससे इंपॉर्टेंट तो कोई चैप्टर ही नहीं है पॉलिटी में, है ना। मैंने आपको बताया भी है कि आर्टिकल 1 से 51 नींद में भी कोई पूछे तो आपको याद रहने चाहिए, ये रोज रिवाइज करने की चीजें हैं। ये एक तो अपना एटलस रोज रिवाइज किया करो 15 मिनट्स, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप बहुत बार भूलते हो, जैसे मैंने पुराने एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में भी बताया था, ये चीजें आपको एंड में बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। कितनी ही ट्रिक लगा लेना, आप कुछ भी कर लेना, लेकिन एग्जाम से पहले लगातार एक हफ्ते में जो एंड का रिवीजन होता है ना, वो इन्हीं चीजों के लिए होता है, ठीक है। पार्ट 3, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं इंडिया का, सर्वे सर्वा है ये। बिल ऑफ राइट्स यूएसए से डिराइव्ड है, हम पहले भी देख चुके हैं। और लिमिटेशंस की तरह एक्ट करता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे, जिससे कि वो मन मर्जी ना चलाएं बिल्कुल भी, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं ये मार्शल लॉ के टाइम पे किसी स्पेसिफिक एरिया में। अब देखो, ये सारी जो कहानी है ये मैं तुम लोगों को अभी समझा दूंगी। पहले जो मुद्दे की बातें हैं वो कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स याद करने का क्या तरीका लगाएं कि हमको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। इस पेज पे मैंने आप लोगों के लिए पूरा डिफाइन कर दिया है इन चीजों को, हम इसी से याद करेंगे, हमें अभी याद हो जाएगा। पर एक कहानी थोड़ी सी सुन लो। आप एक स्टूडेंट हो, आप जानते हैं आपकी लाइफ स्टोरी है, स्टूडेंट की लाइफ स्टोरी जो शुरू हो रही है वो 12-13 से शुरू हो रही है, ठीक है। 12-13, इसको ईयर मान लो, कुछ भी मान लो, आप 12-13 साल के हो। अब क्या है कि आप जो स्टूडेंट है वो डिफाइन कर रहा है अपने स्टेट को, उसके स्टेट में उसके स्कूल आते हैं, प्लस उसकी टीचर्स आती हैं, ध्यान से सुनना, और कुछ रूल्स आते हैं डेफिनेटली। लेकिन वो रूल्स जो हैं, अगर वो बैड रूल्स हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे। ये है आपका आर्टिकल 12 से 13। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18 की, तो वो स्टूडेंट जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है। इस एज में आके उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि भेदभाव क्या होता है, एंड द स्टूडेंट वांट्स इक्वल ट्रीटमेंट। अब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 19-22 साल का यहाँ पे हो जाता है। तो गाने भी आप जानते हैं ज्यादातर इसी एज ग्रुप पे बनते हैं। वो बहुत फेमस गाना है, थार विच मुंडा बदनाम हो गया। तो 14-18 से वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं चाहता है, और वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है, बिल्कुल ठीक है, इक्वालिटी चाहता है। हाँ, तो 19-22 में उसको फ्रीडम चाहिए अलग अलग किस्म की, और आज़ादी चाहिए, बाहर जाना है, पार्टी करनी है, ठीक है, ये सब करना है। अब 23-24 पे आते आते द स्टूडेंट थिंक्स कि अब यार देखो, थोड़ा समाज देख लिया है हमने, समाज में तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन फैला हुआ है। तो वो कोई फोर्स्ड काम नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसकी ट्रैफिकिंग हो जाए, वो किसी गलत काम में पड़ जाए, वो चाइल्ड लेबर
में पड़ जाए, वो ऐसा कुछ नहीं चाहता, मतलब वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहता है किसी भी फॉर्म का। फिर वो 25 से 28 में जाता है, तो अब वो थोड़ा, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स की शादी हो गई है, तो वो थोड़ा-सा धार्मिक भी हो गए हैं गृहस्थ आश्रम में जाके, तो वो रिलीजियस फ्रीडम चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद 29-30 तक आते-आते अब उनको थोड़ा ध्यान हो रहा है अपनी कल्चर, अपने एजुकेशन का। अब 32 में जाके उनमें से कोई एक स्टूडेंट बन जाता है प्रिंसिपल अपने स्कूल का, और अब उसके पास सब आएँगे अगर कोई राइट्स वायलेट होते हैं तो, ठीक है? और 33-35 हमारे ऐसे याद हो जाएँगे हमको, उसका कोई खास लोड नहीं है। अब आपको इन्हें याद करना है सबको, इंडिविजुअली भी याद कराऊँगी अभी। एवरी फाइन एग्जाम रिक्वायर्स कूल रिविजन मेथड्स। देखो आप कितने कूलली रिवाइज कर रहे हैं, और आपका बहुत ही फाइन एग्जाम है, तो आप देख ही सकते हैं। एवरी फ्री एलिफेंट रिस्पेक्ट्स कल्चर एंड रेमेडीज, एक ये भी बन सकता है, बनेगा सारा यही। ई से इक्वालिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लोटेशन बैन, आर से रिलीजियस फ्रीडम, सी से कल्चरल एजुकेशन और कल्चर एंड एजुकेशन, आर से रेमेडीज, ये बाप होते हैं, ही इज द बॉस, ही इज द बाप, एम से मार्शल लॉ प्लस पार्लियामेंट, ठीक है? ये चीज यहाँ याद हो जाएगी। मेरे हिसाब से याद बहुत आराम से हो जाएगी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। राइट टू इक्वालिटी 14 से जो आपका जो 14 आर्टिकल है वो बात करता है इक्वल डाउट्स की, इक्वल डाउट 14 बात करता है इक्वालिटी की, आप जानते हैं। डी से डिस्क्रिमिनेशन 15, आर्टिकल 15 तो आपने मूवी भी देखी होगी, आयुष्मान खुराना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। ओ से अपॉर्चुनिटी, जॉब्स में हर जगह 16, अभी पूरा ऊपर जाके पढ़ेंगे, अभी यहाँ देख लो कि हम किस ट्रिक के थ्रू पढ़ रहे हैं। डाउट यू अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स होना चाहिए, ठीक है? सेकंड आता है फ्रीडम। फ्रीडम किस किस तरह की 6 तरीके की। 100 एमआरपी वाली फ्रीडम है, ठीक है? 6 खजाना, ये है आजादी का खजाना, खजाने में है 6 मोती, 6 हीरे, ऐसे याद कर लो। एस फॉर स्पीच, एसोसिएशन, यूनियन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये आपकी मर्जी से होगा। अब आपने को फ्रीडम का स्वाद आ गया, तो जैसे आजकल माचा टी और ये सब चल रही है, तो एक ओलिया करके हमने चाय बनाई है, ओलिया चाय। ओ से ऑफेंसेस 20, एल से लाइफ लिबर्टी, ई से एजुकेशन, ये एक अमेंडमेंट के तौर पे जुड़ा था, वो भी देखेंगे। ए से अरेस्ट एंड डिटेंशन, याद होता जा रहा है। 4 से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखो, फ्रीडम तो बात यहाँ पे हो गई, लेकिन रिलीजन की बात यहाँ पे नहीं हुई है, रिलीजन की बात अलग से होगी। फ्री मैन नो फोर्स, फ्री मैन होगा, नो फोर्स होगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैन मैनेज करना। 26 कोई टैक्स नहीं लगेगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल पे। 27 फोर्सफुली, कोई भी फोर्स नहीं करेगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ाओ या कुछ, वो भी हम देखेंगे। 28 है ये, ठीक है? नेक्स्ट है आपका ये, सॉरी थर्ड रह गया था ना, हम उस पे चले गए डायरेक्ट, कोई नहीं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, टेक केयर, एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए प्लीज टेक केयर, देयर शुड बी नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देयर शुड बी नो चाइल्ड लेबर। आई होप आई एम क्लियर। सेम, सीएम या सेम, कल्चरल एंड एजुकेशनल और माइनॉरिटीज के राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है, 2 एम फॉर माइनॉरिटीज है। सी से कल्चरल राइट्स हैं 29th, सॉरी, और EM is educational rights for minorities, Article 30, and 32 is the BAP of all rights, all the remedies, heart and soul of the Indian Constitution, वो भी उसके तहत कुछ रिट्स होती हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। आई होप आई एम क्लियर। इसी के थ्रू याद करना, इससे इजी कोई तरीका नहीं है, लाइफ स्टोरी के तौर पे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल आर्टिकल यहाँ पे आपको करा दिया गया है, ठीक? चलिए वापस चलते हैं। अब जब वो नीचे पढ़ के आ गए हो ना, तो हर चीज यहाँ पे अप्लाई कर करके देखना, ठीक है? आर्टिकल 12 स्टेट, उस बच्चे का स्टेट, उस बच्चे की स्टेट क्या थी जब वो 12 साल का हुआ, तो उसने स्टेट की बात करी, उसके स्टेट में उसके स्कूल और टीचर्स थे, ऐसे याद कर लो। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज और इंस्ट्रूमेंटैलिटीज। इंस्ट्रूमेंटैलिटीज में क्या होते हैं? LIC, ONGC, ये सब होती हैं, ठीक है? अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, नीचे जाना है। आर्टिकल 13, अगर कोई कानून, ठीक है, आपकी 12-13 का एज है, मैंने बताया था स्कूल में कोई रूल अगर गलत होगा स्कूल और टीचर्स में, तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो वॉइड हो जाएगा, और इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? जुडिशियल रिव्यू एक रेफरी है, वो कहेगा अरे रोको, अरे ऐसे मत करो, अरे वैसे मत करो, सीटी बजाएगा। रेफरी का मतलब पता है ना आपको बहुत अच्छे से। एक और टर्म यहीं से आती है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये लिखा हुआ है मैंने आपके लिए।
वो प्लेयर भी है और रेफरी भी है, ठीक है, वो खेलेगा भी और ये भी करेगा। और एक और टर्म आ जाती है फिर जुडिशियल ओवररीच करके, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखी थी कहीं पे, ये रहा, बॉसी हो जाएगा वो, बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर देगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड चेकिंग होती है, और एक्टिविज्म से आप खुद क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं। बाई चांस आ जाए तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी वाला केस था 2017 में, ध्यान होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, कोई कानून इसे वायलेट नहीं कर सकता, याद होगा। तो ये केशवानंद भारती केस 1973 हम आप ऑलरेडी बता चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स इसी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है, आपको सबको समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। रिच पुअर दोनों के लिए ट्रैफिक रूल्स सेम होंगे ना, तोड़ोगे तो सेम फाइन लगेगा ना, डाउट है ये। तो ये आपका यहाँ पे आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटिश ओरिजिन से, मतलब ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, कोई आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, कोई बिल्कुल बराबर होंगे आप, कोई भी पर्सन लॉ से ऊंचा नहीं होगा, इससे प्रोटेक्शन होता है लॉज का। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव है। इक्वल ट्रीटमेंट होगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कंडीशंस आपकी सेम है, तो आप स्टार्ट करोगे यहीं से। लेकिन जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं ना भाई, जो लोग नहीं है उस लायक, मतलब आप ये लगा लो एक फेंस है, ठीक है, अब इस फेंस से चढ़ के एक फुटबॉल गेम चल रहा है उधर, और वो फुटबॉल गेम देखना है, तो क्या है कि आप तो इतने लंबे हैं कि आप देख पा रहे हैं उस गेम को, अब कोई छोटा है तो उसके लिए सरकार यहाँ पे 2 सीढ़ी लगा देगी जिससे वो उचक के उसके ऊपर देख पाए, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी ये बात। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली एग्जाम्पशंस हैं इसमें कुछ, जैसे प्रेसिडेंट, एमएलएज, इन सबको कुछ इम्यूनिटीज, कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं, ये अलग से नहीं पूछेगा, पीसीएस एग्जाम के लिए आपके आर्टिकल्स मोर देन सफिशिएंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डी यहाँ से शुरू है, डाउट का डी, तो इक्वालिटी है ना, ये डी है, ठीक है। किसके आधार पे नहीं होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये स्टेट पे भी अप्लाई होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई होता है। कुछ केसेस में डेफिनेटली विमेन चिल्ड्रन के लिए और प्रावधान किए गए हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए किए गए हैं, एससी एसटीज के लिए किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस ग्रुप के लिए किए गए। ये वही सीढ़ी है जो उचका के सरकार लगाना चाहती है ताकि आप भी बराबर हो सकें, इसको उसी एग्जाम्पल से रिलेट करिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, डीओ अपॉर्चुनिटी, है ना, सेम नहीं करेगी डिस्क्रिमिनेट। यूपीएससी एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम है, आप सभी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब 103rd अमेंडमेंट आया था जिसने 10% रिजर्वेशन दिया था ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। आप ये देख सकते हैं, ये आपसे कोई अलग से नहीं पूछेगा, मैं फिर बता रही हूँ। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में बहुत ही गलत है, अछूत किसी को कहना बहुत ही गलत है। अनटचेबिलिटी वर्ड होता क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर, याद करते रहो, डाउट वाली चीजें जो मैंने बताई वो सब याद करते रहो। ये एनफोर्सेबल है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, ये क्या कहता है, स्टेट कोई टाइटल नहीं देगी, मतलब मिलिट्री और एकेडमिक तो मिलते ही हैं, बट ऐसे कोई अलग से टाइटल नहीं देगी, राय बहादुर, राय ज्यादा, ये और वो, ठीक है, तो फलाना ढिमाका नहीं होगा ऐसा कुछ भी। इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है। प्रेसिडेंट्स, फॉरेनर्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज इन इंडिया, उनको प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट चाहिए होगा फॉरेन टाइटल्स या गिफ्ट्स के लिए। और लेकिन हाँ, नेशनल अवार्डीज, भारत रत्न, पद्म अवार्ड, इनको मतलब ऐसे कोई बोलता तो है नहीं ना, भारत रत्न फलाना ढिमाका, ऐसा तो नहीं बोलता कोई, लेकिन हाँ, इनको वैलिडिटी इनकी है अपहेल्डेड, ठीक है। फिर आपका आता है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 6 राइट्स हैं, 100 MRP, सारे के सारे मैं आपको बता चुकी हूँ करके। राइट टू प्रॉपर्टी भी इसमें था, उसको डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। और ये जो राइट्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस, ये सिटीजन्स को भी है, फॉरेनर्स को भी है, लीगल पर्सन्स को भी है। इसमें 3 तरह की प्रोटेक्शन दी हुई है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा, मतलब आपको उस चीज की पनिशमेंट नहीं मिलेगी अंडर अ लॉ दैट वाज नॉट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, मतलब ये क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई होता है बस। डबल जेपार्डी नहीं होगी, आपको एक ही जुल्म के लिए उससे ज्यादा बार प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे अप्लाई नहीं होता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब आपको खुद के खिलाफ नहीं जजमेंट देना एंड ऑल,
बिग बॉस के घर में खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते, वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी पर्सन shall not be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है ये। गोपालन केस में इसका नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया था। ठीक है, मेनका केस में वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया था। और आर्टिकल 21 सेफगार्ड करता है राइट टू मैरी। राइट टू प्रिवेसी भी इसी आर्टिकल का एक पार्ट है। तो यहां पे एक बात याद रखना कि जो आर्टिकल 21 है, ये सिर्फ इसमें सांस लेने का अधिकार सीमित नहीं है, इसमें जिंदगी को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी निहित है। ठीक है, बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन है इसकी। कोई आपसे डायरेक्टली केसेस एंड ऑल नहीं पूछेगा, बस आपको उतना ध्यान रखना है। 21A राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल, ये जरूर याद रखना। ये ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। देखो 21A 2002। ठीक है। आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब दो बातें हैं याद रखना, गिरफ्तारी पे सूचना मिलेगी आपको और कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। देखो प्यूनिटिव भी और प्रिवेंटिव भी। प्यूनिटिव आफ्टर ट्रायल, मतलब कन्विक्ट हो गए आप, और प्रिवेंटिव विदाउट ट्रायल बिफोर क्राइम। और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ये एनिमी एलियंस या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन पे अप्लाई नहीं होता है, ये आप छोड़ सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड होगा, अगर 3 मंथ से का डिटेंशन है तो आपसे एज सच कोई नहीं पूछेगा, जितना बताया सिर्फ उतना याद रखना। आर्टिकल 23, किसी को किसी से जबरन काम नहीं कराया जाएगा और मानव तस्करी बंद होगी, ये याद रखना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार, फोर्स्ड लेबर भी इसको कहते थे ना, टेक केयर, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, दोनों पे अप्लाई होता है, प्रोटेक्ट करता है बोथ बाय स्टेट ऑल्सो एंड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ठीक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार, जो फोर्स लेबर होता था विदाउट पेमेंट, उसको प्रिवेंट करता है। एक्सेप्शन है स्टेट कंपल्सरी पब्लिक सर्विस, है ना, ये लेबर नहीं है ना, मिलिट्री और सोशल सर्विस, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अक्षय कुमार बीच साफ कर रहे हैं, है ना, तो स्टेट भी कह सकता है उनको, और इसीलिए करते हैं लोग बाग अच्छी नजरों में रहने के लिए। 24, बस 14 साल याद रखना, 14 साल से छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाएगा सिंपली। ठीक है, नॉन हजार्डोस में अलाउड है, फैमिली शॉप में हेल्प कर रहे हैं अलाउड है, इन 3 जगह नहीं है अलाउड। ठीक है, फैक्ट्रीज, माइंस या हजार्डोस जॉब्स। ठीक है, अब आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। फ्री मैन नो फोर्स, याद करो फिर से। 25 कहता है धर्म को मानो, पूजा करो, प्रचार करो, जो मर्जी है करो, आपके अपने अधिकार है, इंडिविजुअल राइट्स हैं। फ्री कौन होता है? मन होता है फ्री। ठीक है, अब इसमें ये नहीं, राइट टू कन्वर्ट नहीं आता है इसमें, ये तो आएगा तो आप लगा ही लोगे ना, इतना तो समझ रहे हो ना बात। 26 कहता है हर धार्मिक संस्था को अपने तौर पे पूजा पाठ चलाने की पूरी पूरी छूट है, तो ग्रुप का राइट हो गया। एस्टैब्लिश कीजिए, मैनेज कीजिए, ओन कीजिए, एक्वायर कीजिए, एडमिनिस्टर कीजिए, मर्जी है आपकी, मजे लीजिए। 27 कहता है धर्म के नाम पे टैक्स या जबरदस्ती पैसाखोरी नहीं चलेगी। ठीक है, स्टेट नहीं पब्लिक मनी स्पेंड करेगा ऐसे पर्पसेस के लिए, फी लिवाई हो सकती है, टैक्स नहीं। 28 कहता है स्कूल में जबरदस्ती धर्म शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंड से मैनेज हो रहे हैं। क्लियर हो गई? फोर्स, कोई फोर्स नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्लियर? अब आते हैं आर्टिकल 29, 30 पे, CEM याद आ जाएगा। 29 क्या कहता है? सबको अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य को बचाने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, कोई भी सिटीजन को स्टेट रन, स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन में इसलिए नहीं मना करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, हम नहीं ले सकते, इस कास्ट के हम नहीं ले सकते, ये भाषा बोलते हैं हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एंश्योर कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये तो अच्छी अच्छी बातें तो सबको याद रहती हैं। 30 बात करता है CEM, माइनॉरिटी, याद रखना, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्था बनाने का पूरा पूरा अधिकार है अपनी चॉइस से। ठीक है, कॉम्पेंसेशन मैंडेटरी है, फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ सच, ये 44th अमेंडमेंट से आया था। माइनॉरिटी टर्म क्या डिफाइंड है? नहीं। अनटचेबिलिटी क्या डिफाइंड है? मैम अभी आपने बताया था, नहीं। ठीक, 31, तो ये तो अब हट चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी था, अभी तो अबॉलिश्ड है ये, अभी तो एक लीगल राइट है ये। 44th अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसने इसको रिमूव कर दिया था और आर्टिकल शिफ्ट कर दिया था इसने। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये लाइन लिखी आएगी पेपर में, तब मुझे याद करोगे आप। ठीक है, चलो, अब ये आप जानते हैं भी, भीमराव अंबेडकर का फेवरेट आर्टिकल था ये कहता है अगर अधिकार छिने तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
बाप के पास जाएंगे सीधा। बेसिक फीचर है, फंडामेंटल राइट्स के लिए एनफोर्सेबल है। क्लियर होगी बात? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब रिट फाइल करने के लिए अब बस हमारा तो हनन हो गया फंडामेंटल राइट्स का, अब क्या करें, कैसे जाएं? तो वो जो रास्ता है ना वो रिट्स के थ्रू होके गुजरता है, वो भी पढ़ रहे हैं हम। वो आर्टिकल 2 है, सुप्रीम कोर्ट का 32 है, हाई कोर्ट का 226 है, ये ऑलरेडी याद होना चाहिए आपको। आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट फंडामेंटल राइट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट बॉस के पास सिर्फ और सिर्फ तब जाओगे जब फंडामेंटल राइट्स भी आपका हनन हो गया है। हाई कोर्ट और बाकी चीजों के लिए भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये नैरो है, कम है इसका स्कोप, ये वाइड है। क्लियर? ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है अगेंस्ट बॉडी थ्रू आउट कंट्री, और रिट अगेंस्ट बॉडी ओनली कन्फाइंड टू दैट स्टेट, है ना, नैरो हो गया। टेरिटोरियल रिट नैरो है, एरिया स्टेट का छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना पूरे देश से, तो बस ऐसे याद कर लो। आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, हेंस सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 226 डिस्क्रिशनरी है, हाई कोर्ट देखेगा कि अच्छा ले सकते हैं उसको अंडर प्रिव्यू या नहीं ले सकते हैं, वो जबरदस्ती वहां पे नहीं की जा सकती। आई होप आई एम क्लियर। अब यहाँ पे हम रिट्स पढ़ेंगे, उनके टाइप्स और उनका स्कोप पढ़ेंगे। HMPCQ, HMPCQ जैसे मिलिट्री वाला होता है ना, ऐसे ही HMPCQ करके याद कर लो इससे। HMPCQ, हेबियस कॉर्पस लाओ टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, व्यक्ति को लाओ मतलब इलीगल डिटेंशन से रिलीज करो। किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है? गवर्नमेंट, पुलिस, प्राइवेट पर्सन, जिसने किसी को इलीगली रोक रखा है उसके अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट नहीं हो सकती? अगर लॉफुल डिटेंशन है, कोर्ट ऑर्डर से जेल है तो इशू नहीं होगी। कोर्ट ने ऑर्डर करा है, जेल होगी तो होगी भाई, फिर तो होगी, है ना। मैंडमस, काम करो, हम आदेश लेते हैं, परमादेश हिंदी का मतलब है ये तो, और ये मैंने आपको याद करने के तरीके बताए हैं। लाओ, काम करो, रोको, रद्द करो। कौन हो तुम? कौन है वो जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? ठीक है, अभी ये समझाऊंगी मैं। लाओ, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब मैंडेमस मतलब हम आदेश देते हैं, वी कमांड। किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक अथॉरिटीज, कॉर्पोरेशन, ट्राइब्यूनल्स, किसी के अगेंस्ट भी। किसके अगेंस्ट नहीं हो सकती? प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, मतलब उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए नहीं हो सकती। तो अगला हमारा है प्रोहिबिशन, रोको, प्रतिषेध होता है इसका मतलब, टू फॉरबिड। रोकोगे किसको? लोअर कोर्ट को उसके पावर से बाहर जाने से ही तो रोकोगे, या हाई कोर्ट को रोक लोगे जाके सीधा? अगर आप नीचे हो उस चीज, किसी चीज से हायरार्की में, तो मतलब अपने से ऊपर वाले को तो नहीं रोक सकते ना, नीचे वाले को तो रोकोगे। तो लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट ये इशू हो सकता है। किसके अगेंस्ट नहीं हो सकती? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है। सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब सही करो या रद्द करो, इसमें सही भी लिख सकते हो आप, सही या रद्द करो। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा गलत ऑर्डर रद्द करो भैया। लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट हो सकता है इशू, और सेम इनके अगेंस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। क्यो वारंटू क्या होता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, कौन हो तुम जिसने मुड़ के नहीं देखा? किस अथॉरिटी से मुड़ के नहीं देखा? ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। पब्लिक ऑफिसेज ऑब्वियसली जो लॉ ने क्रिएट किए हैं, ये उसके अगेंस्ट इशू हो सकती है। प्राइवेट ऑफिसेज जैसे कंपनीज के आजकल CEO एंड ऑल हैं, उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती। देखो कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आती होंगी। तो HMPCQ, लाओ, काम करो, रोको, रद्द, और फिर आपको पता ही है किस अधिकार से। लाओ बंदा, काम करो, रोक दो, फिर रद्द करो, या किस अधिकार से। तो आप जानते हैं मतलब सिटीजन का सिक्योरिटी शील्ड है ये। ठीक है, क्या? रिट्स। मेरे ख्याल से अच्छे से बता दी मैंने, गले में दर्द हो गया मेरे बताते बताते, तो अब आप याद रखना। आर्म्ड फोर्सेस और फंडामेंटल राइट्स। अब आर्म्ड फोर्सेस को तो विशेष अधिकार है यहाँ पे, है ना। पार्लियामेंट को पावर है कि वो आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसी फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। क्यों? ऐसा क्यों करेगा? ताकि डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, अब आर्मी जवान को राइट टू फॉर्म यूनियन या प्रोटेस्ट दे दिया गया, तो आप में से जो लोग फैमिली बैकग्राउंड जिनका आर्मी का है, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे क्या होगा। ठीक है ना, आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की पे काम करती है, और तभी आर्मी आर्मी है। तो इसमें 33 रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकता है इसमें फंडामेंटल राइट्स को, मतलब फौजी शासन
मार्शल लॉ के टाइम में अगर कहीं पे फौजी शासन है, 34 कहता है, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स वहां पे ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पार्लियामेंट कॉम्पनसेशन देने का कानून बना सकती है अगर मार्शल लॉ में किसी का नुकसान हुआ हो तो। मान लो अगर किसी वायलेंट एरिया में आर्मी को पावर दे दी गई हो शूट एट साइट की, तो वहां सिविलियंस के कुछ राइट्स सीमित होंगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अभी हेबियस कॉर्पस आप ऊपर देख के आए, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? इट लेज डाउन द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स लाइज ओनली विद पार्लियामेंट नॉट विद स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपली सी बात याद रखना, 35 आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं कुछ मैटर्स में। ये मैटर्स कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स को लागू करना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, एनिमी एलियंस है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था ना 1950 का, वो पार्लियामेंट ने ही बनाया था कानून से। तो ये हमारे कुछ राइट्स हैं। वैसे इन पे सवाल कभी नहीं आता, चलो पर ठीक है, पढ़ लो, अच्छी बात है। अब कुछ लीगल राइट्स हैं आउटसाइड पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल राइट का मतलब क्या होता है? लीगल राइट का सरल सा मतलब है वो अधिकार जो सरकार के कानून के तहत बनाए गए हैं, जिसका उल्लंघन अगर होता है तो आप मैं अदालत में जाके न्याय मांग सकते हैं। तो लीगल राइट वे अधिकार हैं जो कानून के तहत सुरक्षित हैं और जिन्हें पाए या बनाए रखने के लिए व्यक्ति कानून का सहारा लेगा, रिट का सहारा नहीं ले सकता। सिंपल सी बात इतनी याद रखना है, ठीक है। अब कुछ हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, कंज्यूमर राइट्स, लीगल एड, लेबर राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने, इनको आप पढ़ सकते हो एक बार। ये लीगल राइट्स हैं, बिल्कुल इनका उल्लंघन होगा तो आप जा सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू वोट लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इसमें कुछ चूक ना होने पाए। सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए यहीं से आगे देख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब बात आ रही है डायरेक्टिव की, निर्देशों की, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लागू किया जाएगा, मतलब आपको डायरेक्ट किया जा रहा है कुछ करने के लिए। पार्ट 4 में आते हैं 36 से 51 आर्टिकल में। ये सरकार को दिशा देने वाले सिद्धांत हैं, गाइडलाइंस हैं। देश कैसे चलेगा, लोगों की भलाई के लिए आपको क्या क्या करना है। सरकार का होमवर्क है ये, ऐसे याद करो। कानून की तरह लागू नहीं है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल का मतलब होता है कानून की तरह लागू ना होना। मतलब अगर सरकार इन कामों को ना भी करे तो ऐसे नहीं कि चलो भाई कोर्ट रिट एप्लीकेशन लेके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्वभाव कैसा है इनका? ये नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट में लागू नहीं होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। उद्देश्य है इनका कल्याणकारी राज्य, जिसकी हम बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट। ये सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तीनों तरह के जस्टिस हमको दिलाते हैं। आयरलैंड से ये बोरो किए गए हैं। एक्चुअली आयरलैंड ने भी बोरो किए थे स्पेन से, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड भी करते हैं हम। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसके हम शक्ल हैं। नॉन जस्टिसिएबल है, सब मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 में ड्यूटी क्या है स्टेट की, इन प्रिंसिपल्स को गवर्नेंस में अप्लाई करने की। अब याद करने का वही देखो क्या होता है, इनको कैटेगरीज में हम इसलिए बांट देते हैं जिससे कुछ सोशलिस्ट होते हैं, कुछ गांधीयन हैं और कुछ लिबरल हैं। वो भी आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक बहुत फेमस ट्रिक चलती है। एसपी जीप लेके कहीं गया, उत्तराखंड गया है, कहीं भी गया, और उसने एमडी करके, लेप्यू करके कोई यूनिवर्सिटी है, उससे वो ईईएमएसआई बन गया, ठीक है। अब इससे आप देखोगे तो देखो, एसपी होता है स्टेट, फिर होते हैं प्रिंसिपल, जीप से देखोगे तो जस्टिस, इक्वल पे, लीगल एड, पंचायत। ऐसे करके आप एक बारी जब सारे पढ़ लोगे तो आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। एक तो रही बात ये। दूसरा, आप ऐसे समझो कि कोई गांव है, उस गांव में 38 39 क्या करेंगे, जस्टिस और इक्वल पे देंगे। 39 से 47 तक फ्री एड, काम, मटर्निटी, हेल्थ सब मिलेगा। तो इसको ना याद करके, ये मैंने सिर्फ ऐसे आपको एक बताने के तरीके से समझाया था। सबसे अच्छा तरीका जो है वो ऐसे याद कर लो, 38 में सबका भला होगा, 39 में सबको बराबरी मिलेगी, 40 में पंचायत लग जाएगी, 41 में मदद, 42 में जच्चा बच्चा या माँ बच्चा, 43 में मजदूरी, 43 ए में यूनियन, 43 बी में सहकारी,
44 कहता है शादी ब्याह, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 कहता है बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह के बाद बच्चों की पढ़ाई होगी, बच्चे आएंगे। 46 SC ST के लिए प्रावधान। 47 हेल्थ, दारू बदनाम, दारू बदनाम नहीं है, दारू बंद है यहाँ पे। 48 किसान और पशु। 48A पर्यावरण। हमारा देश का संविधान ऐसा पहला संविधान है जहाँ पे पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए गए हैं। अगर ऐसा आता है स्टेटमेंट तो वो ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। 49 स्मारक। 50 जजों को अलग करो और 51 में पूरी दुनिया एक हो। ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको बहुत इजी हो जाएगा करना, ठीक है। जैसे 38 क्या था, प्रमोट वेलफेयर, सबका भला हो रहा है, इनइक्वालिटी बंद करो, ये 41st अमेंडमेंट से आया था। 39 क्या कह रहा है, सबको बराबरी दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, ठीक है। फिर 40 क्या कह रहा है, विलेज पंचायत, ये गांधी डीपीएसपी है। 40 यहाँ पे आ गया। 43 क्या कह रहा है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो मजदूरों को बढ़ावा दो, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज लिख सकते हो आप, उसी के आगे अपना खुद का बना लो कुछ। 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी ब्याह वाला। 45 कह रहा है बच्चों की पढ़ाई, 86 अमेंडमेंट 2002 से ये जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब बच्चे बाद में आएंगे तो ये बाद में जोड़ा गया है, ऐसे करके पढ़ लो। 39 क्या कहता है, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस की बात है यहाँ पे। 42 कहता है ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, माँ बच्चा, मटर्निटी रिलीफ, ठीक है। 44 डिसेंट लाइफ। 43A ये रहा, पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, ये भी अमेंडमेंट से आया था। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी अमेंडमेंट से आया था। 46 में SC ST की इंटरेस्ट हैं, ठीक है। और 47 में ये रहा, स्वास्थ्य, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दिया हुआ है सब। 48 काउ स्लॉटर को बैन करता है, किसान और पशुओं की बात करता है, ठीक है। और फिर 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, किसान और पशु, ठीक। और 48A आपका एनवायरनमेंट का है। 49 स्मारक है। 50 जज अलग हैं। 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऐसे करके याद हो जाएंगे, एक दो बार आप याद कर लो, जैसे मर्जी चाहो वैसे कर लो, ठीक। कॉमन अग्रीमेंट, गांधीज्म और मार्क्सिज्म में फाइनल गोल क्या है, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। ये गांधी एंड डीपीएसपी से आप इन्फर कर सकते हैं, कोई पूछेगा नहीं, बस कहने के लिए बात है, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस भी आर्टिकल 39B क्लॉज C में सिक्योर्ड है। अच्छा, डीपीएसपी के बाहर भी कुछ डीपीएसपी हैं, मतलब आउटसाइड डीपीएसपी भी ऐसी बातें की गई हैं, तो आर्टिकल 335, 358A और 351 में है। जैसे ST ST सर्विसेज दी हुई है, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, दिया गया है, हिंदी का डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से होना चाहिए, ये दिया गया है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली। देखो क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो व्यक्तिगत अधिकार हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं। डीपीएसपी समाज के लिए हैं, कल्याणकारी हैं। तो कभी कभी सरकार डीपीएसपी लागू करने के लिए ऐसे कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को टच करें, जैसे प्रॉपर्टी राइट वर्सेस लैंड रिफॉर्म्स। आर्टिकल 39, एग्जांपल सुन लो पहले। आर्टिकल 39 क्या कहता है, जमीन का समान बंटवारा होना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 था, वो कहता था मेरी जमीन है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 44th अमेंडमेंट से फिर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के लीगल राइट बनाया गया था, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। डीपीएसपी क्या कहता है, 44, एक समान नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए। पर भैया 25 से 28 क्या कर रहा है, फिर कह रहा है हम तो अपना पर्सनल लॉ बनाएंगे, धर्म को मानने की हमको आजादी है। तो यहाँ भी क्लैशेस होते हैं, तो इन क्लैशेस को सॉल्व करता है कौन, बॉस, ठीक है। तो ऐसे ही एक चंपाकन दोराइजन केस हुआ था 1951 का, आप इसमें ध्यान दीजिएगा था। कोर्ट ने कहा था अगर फंडामेंटल राइट्स रेसलिंग करने आ गए डीपीएसपी के साथ, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसे ही केशवानंदा भारती में हुआ 1973 में। कोर्ट ने कहा डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, भी पार्लियामेंट कानून बना के फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मैंने आपको ऊपर समझाया था ये कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मिनर्वा मिल्स एक केस था, तो उसमें कोर्ट ने बैलेंस बनाने को कहा कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति का अधिकार है, तो डीपीएसपी समाज का भला कर रहा है, भाई आपस में हार्मनी बना लो थोड़ी सी, समझ आ गई बात। तो ऐसे ही जैसे एफआर अमेंड नहीं हो सकते, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी गोलकनाथ ने केस में कहा गया। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 का, जिसने 31C आर्टिकल इंसर्ट किया था। तो ऐसे लॉज को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते।
केशवानंद भारती केस मैंने आपको बताया अपहेल्ड किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा था डीपीएसपी बड़े हैं। मिनर्वा मिल से फिर से कहा एफआर बड़ा है। तो ऐसे कोई पूछेगा नहीं, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, लेकिन अमेंड हो सकते हैं टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39B एंड क्लॉज सी, जो हमने ऊपर भी देखा, जो कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो पीसीएस के सवाल आप डीपीएसपी से लगाओगे तो सेम आर्टिकल्स रिपीट होते हैं। इन आर्टिकल्स को कैसे भी करके रट लो, ये तुम्हारा हेडेक है। मैं 3 चीजें बता चुकी हूँ, जैसे मर्जी याद कर लो। ठीक, अब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की। पार्ट 4A एक ही आर्टिकल है 51A, कोई बहुत सारे आर्टिकल तो है नहीं। यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है, ठीक है, और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेजेंट है। किसने कहा था कि डालो? स्वरण सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा था आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब बाद में ऐड हुआ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10 ड्यूटी ऐड हुई। +1 कहाँ से आई? ये जो +1 आई ये 86 में से है। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको हम 86th CA 2002 ऐसे पढ़ा करो अमेंडमेंट को, तो ये पूरा बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेचर क्या है? सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, कोई लीगल सैंक्शन तो है नहीं, मानो मत मानो वो वाली बात है। ठीक है, ये आपके सामने लिस्ट दी हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज की, ABCDEFGHIJK, बस ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्या है ये देखो। A फॉर अबाइड करो फ्लैग और एंथम को। बी फॉर बापू की बात मानो, फ्रीडम स्ट्रगल को इंपॉर्टेंस दो। C फॉर केयर करो, किसकी? यहाँ जाओ नीचे, प्रोटेक्ट करो हमारा यूनिटी, इंटीग्रिटी, सेक्युलरिटी। ठीक है, डी डिफेंड करो जब बुलाया जाए नेशनल सर्विस तो। ई हार्मनी, भाईचारा एनकरेज करो। एफ से फोस्टर करो रिच कल्चरल हेरिटेज। जी गो ग्रीन, एनवायरमेंट की बात है। एच से ह्यूमैनिज्म प्लस साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो। इंसिस्ट करता है पब्लिक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाओ। जे जंप टुवर्ड्स एक्सीलेंस, यानी कि स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। और के फॉर नॉलेज, यानी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक, यहाँ पे आ गए ये ना, देखो पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, इससे याद रहेगा। ऐसे करके मत, कैसे बताऊं। 51A है, चलो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। संविधान का पालन करो, झंडे का और एंथम का सम्मान करो। संविधान झंडा गाना, ऐसे याद कर लो। संविधान झंडा एंथम, गाना हो गया ना, संविधान झंडा एंथम एक तरीका ही हो गया। अभी यहीं रट लो इसको, चलो। सेकंड, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानो, सम्मान दो। आजादी की कुर्बानी को सलाम, ऐसे याद कर लो। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करो। SUI, एकता में ही शक्ति है, ऐसे याद कर लो। देश की रक्षा करो, राष्ट्र सेवा दो, मतलब हर युवा सिपाही है, ऐसे याद कर सकते हैं। भाईचारा बढ़ाओ, महिलाओं को सम्मान करो, सबको भाई मानो, बहनों का मान करो। इस पे डिबेट नहीं करेंगे। हमारी कॉम्पोजिट कल्चर की रक्षा करो, कॉम्पोजिट कल्चर की रक्षा करो, यानी अनेकता में एकता की बात, यही हमारी संस्कृति है। प्राकृतिक वातावरण को बचाओ, रक्षा करो, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। हर एक के आगे एक टैगलाइन बना लो आप। देखो मैं आपको नारे दे देती हूँ, ये नारे लगाते रहो बैठ के। विज्ञान की भावना, मानवता, सुधार, इसको बढ़ावा दो। अंधविश्वास छोड़ो, विज्ञान को अपनाओ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए आपके अंदर। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो, हिंसा से बचो, पब्लिक प्रॉपर्टी सबकी जिम्मेदारी। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में मेहनत से काम करो, काम ही पूजा है, समझे? और हर बच्चा स्कूल जाए, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। फंडामेंटल राइट्स पढ़े आपने, अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स आपके अधिकार हैं। डीपीएसपी सरकार का होमवर्क है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको सिटीजन की डेफिनेशन में बताया था कि सिटीजन कौन है, जिसके कुछ अधिकार हैं, जिसकी कुछ जिम्मेदारी हैं। तो गोल घूम के एंड में हमारी बात वहीं के वहीं आ गई है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस। नेक्स्ट टॉपिक होगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या है ये? लॉ ऑफ लैंड है, देश का सबसे बड़ा कानून है। जिंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं, समय आगे बढ़ता है, तो संविधान को भी समय समय पे बदलना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो संविधान को बदलने यानी कि संशोधित करने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के। लिखा आएगा प्रेसिडेंट के, इनके, उनके नहीं, पार्लियामेंट के। कौन सा आर्टिकल है? 368। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो 368 पार्लियामेंट को देता है प्रोसीजर, सब कुछ सही है। तो यही एक फीचर है हमारा कि हम ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, हम ब्लेंड है दोनों का, मध्यम पाथ बुद्धिज्म। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता, इस पे मैं आपको पहले पूरा समझा चुकी हूँ, आप अच्छे से जानते हो बेसिक चीजें अमेंड नहीं हो सकती। तो होता क्या है, प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का, पहले तो ये जानिए आप। टाइप्स तो देख लीजिएगा, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, अमेंडमेंट बिल लाया जाता है केवल संसद में, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी आ सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नहीं लाया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत है क्या? नहीं, वैसे हम ये आगे भी पढ़ेंगे। पास होने के लिए चाहिए मेजॉरिटी, उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे और वो बिल बन जाएगा एक्ट। अब ये मेजॉरिटी क्या है ये देखना है आपको। मेजॉरिटी तीन तरीके से है। एक होती है आम बहुमत, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, इसके लिए टोटल मेंबर्स नहीं, टोटल मेंबर्स नहीं चाहिए इसके लिए। इसके लिए हमको बल्कि जो प्रेजेंट प्लस वोटिंग है उनमें 50% से ज्यादा चाहिए। दैट्स ऑल। ये अमेंडमेंट्स में आर्टिकल 368 में लागू नहीं होती बातें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। नई स्टेट बनना, ऑफिशियल लैंग्वेज बदलना, दिस एंड दैट, सिंपल बातें हैं स्टेट्स और लैंग्वेज वगैरह से जुड़ी हुई। स्पेशल मेजॉरिटी, नाम से पता चल रहा है विशेष बहुमत, बड़ी बड़ी बातें हैं। मतलब हाउस की टोटल स्ट्रेंथ, ध्यान देना, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% या उससे ज्यादा, और साथ में प्रेजेंट प्लस वोटिंग मेंबर्स का 2/3 के बराबर या उससे ज्यादा। यही दोनों कंडीशंस साथ में चाहिए, ध्यान रखना भाई। फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ये ऐसे बदले जाते हैं। फिर आता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। कब चाहिए? जब अमेंडमेंट फेडरेशन की स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे। ठीक है, अब इसमें आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स भी रेटिफिकेशन देंगे, मंजूरी देंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, देखो जीएसटी है इसके अंदर। अमेंडमेंट प्रोसीजर खुद जो है वो भी इसी के अंडर आता है। ठीक है, तो स्टेट्स से जुड़े मुद्दे, सिंपल सी बात ये है, सिंपल स्मॉल है, स्पेशल सेंसिटिव है, स्पेशल प्लस स्टेट्स जो है वो स्ट्रक्चरल चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं इस देश में, वो हम धीरे धीरे आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें आ रही होगी। तो अमेंडमेंट हमने इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप प्लीज इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेहा मैम करा रही हैं क्वेश्चंस, बहुत ही प्यारी तरीके से क्विज कराती हैं वो। और अगर आप इनका डिटेल वर्जन जानना चाहते हैं कि फुल मार्क्स मतलब फुल मार्क्स, तो आप हमारा ग्रंथ फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का, वन ऑफ इट्स काइंड, 2 बार स्माइली बनेगी इस पे, ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें घटना चक्र अनदेखे अनसुने तरीके से करा रहे हैं हमारे बहुत ही कमाल के सौरभ सर और अंशुल सर। तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में जिस तरीके से उन्होंने कंप्लीट किया है ना, वी ऑल आर इन ऑ। ठीक है, तो आप भी डेफिनेटली जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं बार बार बता चुकी हूँ, आपको वेबसाइट विजिट करनी है और प्लीज टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन रखिए। तो जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। यहाँ पे हम कंप्लीट यहाँ तक कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। हंसते रहिए, बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, माइंड रिलैक्स्ड रखिए। एंजॉय योर स्टडी, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।